हमारे इलेक्शन ट्रैकर पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में मेरे सहयोगी विनोद दुआ मेरे साथ हैं, सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार, समाज शास्त्री विवेक कुमार, राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेश पंत, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव और लखनऊ से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा स्विंग स्टेट इस वक्त माना जा रहा है। 80 लोकसभा सीटों के साथ राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्य है इस वक्त। देश की नंबर 1 पार्टी बनने के लिए बीजेपी को यहां सबसे ज्यादा सीटें लानी ही होंगी। वाराणसी से नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी यहां बीजेपी का सबसे बड़ा दांव है। मोदी के सहारे पूर्वांचल और पश्चिम बिहार की 40 से ज्यादा सीटों पर पार्टी की नजर है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नाकामी राहुल गांधी के नेतृत्व और साख के लिए निर्णायक साबित होगी। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद होने जा रहे इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य एक तरह से दांव पर है। मुलायम सिंह यादव को परंपरागत वोट बैंक को संभालने की चिंता है, तो वहीं मायावती को एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग करने पर भरोसा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की मौजूदगी से चौकोना मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। आइए अब नजर डालते हैं सर्वे में जो नतीजे आए हैं उस पर। यूपी और केंद्र सरकार के कामकाज से कितनी संतुष्टि है लोगों को। सर्वे के मुताबिक 46% लोग राज्य सरकार के काम से संतुष्ट हैं, जबकि 45% लोग नाखुश हैं। वहीं 45% लोग केंद्र की यूपीए सरकार से संतुष्ट हैं और 47% लोग नाखुश हैं। करीब करीब आधे में बटी हुई है राय। क्या केंद्र में यूपीए को फिर से मौका मिले? सर्वे में 23% लोगों ने कहा कि यूपीए को दोबारा मौका मिलना चाहिए, जबकि 56% लोग इसके खिलाफ हैं। यूपी के 5 अहम मुद्दे क्या हैं? सर्वे के मुताबिक 20% लोग विकास को चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा मानते हैं, जबकि 17% लोग महंगाई और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा मानते हैं। 8% के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, तो 5% के लिए बदहाल सड़कें सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। संजय जी, इस आंकड़े की डिटेल में जाएं, क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड राज्य है। आप कुछ राइडर क्वालिफायर्स लगाना चाहेंगे? आपने कहा आम आदमी की पार्टी आने के साथ साथ ये चतुर्कोणीय मुकाबला है। मेरे समझ से यहाँ कांग्रेस भी है, भले ही काफी नीचे दिखाई पड़ती है, तो एक तरह से चतुर्कोणीय नहीं, 5 पार्टियों का मुकाबला है। और जितनी ज्यादा पार्टियां होंगी उतनी ज्यादा सर्वे करने वाले और खासकर राजीव करांडीकर जैसे लोग जो वोटों के प्रतिशत को सीटों में जब तब्दील करते हैं, क्योंकि ऐसी संभावना होगी कि बहुत सारी सीटें थोड़े थोड़े मार्जिन से डिसाइड हो सकती है। हार जीत का जो मार्जिन है वो बहुत छोटा हो सकता है। तो जितनी ज्यादा पार्टियां उतनी बड़ी चुनौती होती है सर्वे करने वाले और उन लोगों की जो वोटों को सीटों में तब्दील करती है। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा। इसको मैं थोड़ा पलटता हूं विनोद जी। वो ये कि पूरे राज्य की बात करें तो 5 दावेदार हैं जो अहम दावेदार हैं, लेकिन इलाके इस तरह से बटे हुए हैं और इतना ज्यादा ध्रुवीकरण है लोगों के मन में, वोटर के मन में। इस कारण ज्यादातर सीटें दरअसल सीधे मुकाबले वाली हैं। मैं मानता हूं कि 80% सीटें यूपी की सीधे मुकाबले की हैं। त्रिकोणीय 20% सीट है। चौथे पांचवी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। जी, मुझे ऐसा नहीं महसूस होता कि आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी मौजूदगी यहां पर दर्ज करवा पाएगी। तो 5 कोनों में से एक कोना तो हम पहले ही बाहर कर सकते हैं। ये जो मेरा जो निजी आकलन है। कांग्रेस का जो हाल पूरे देश में है वही हाल उत्तर प्रदेश में है। जो देखने लायक बात होगी, मैं बीजेपी के बारे में भी ज्यादा मैं दिलचस्पी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वो तो वी आर स्टिल इन द रियल्म ऑफ प्रोजेक्शन। हम स्पेकुलेट नहीं कर रहे, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जो मेरी दिलचस्पी जिस मामले में है वो ये है कि समाजवादी पार्टी सरकार में होने के बावजूद वो बीएसपी से आगे है, हो सकती है बीएसपी से आगे हो सकती है, और मेरी निगाहें रहेंगी बीएसपी की परफॉर्मेंस पर। ये डिबेट सेटल करनी चाहिए, क्योंकि सर्वे से हट करके बहुत लोग ये राय रखते हैं कि बीजेपी शायद, अब हम मान लेते हैं, नंबर 1 हो, लेकिन मुलायम के सामने मायावती को नंबर 2 होना चाहिए और इनको नंबर 3, जो बात हम रोज करते रहे हैं कि अंडर एस्टिमेट करते हैं मायावती को। इसमें मैं एक प्रपोजिशन सामने रख रहा हूं, उस पर बाकी मेहमान रिएक्ट करें। विवेक जी, मेरा कहना यह है कि शुरू के परफॉर्मेंस से लगा कि अखिलेश सरकार के खिलाफ भयानक गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि मायावती को जल्दी से वापस लेके आएंगे, अगला मौका मिलेगा तो। लेकिन इस बार के राष्ट्रीय चुनाव में मायावती अगर नीचे नजर आ रही हैं तो उसके 2 कारण हैं। एक कारण कि मुजफ्फरनगर के बावजूद मुसलमान वोट कुछ मुलायम सिंह की तरफ लौट रहा है। जाटव वोट मायावती जी के पास है, लेकिन नॉन जाटव दलित वोट खिसका है। और उनकी जो दूसरी
ब्याज वाली कमाई थी, ब्राह्मण और अपर कास्ट वोट, वो पक्के तौर पर उससे खिसके हैं। इसीलिए हमको ये प्रोजेक्शन सही लगता है। आप इसका काउंटर नैरेटिव बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर बात हो जाए। हाँ बिल्कुल। क्योंकि जो असली गेन करने वाला, जिसका मतलब जिसके संगठनात्मक ढांचा नहीं, जिसका कोई फेस नहीं, और उसके बावजूद वो आदमी छोटे छोटे दलों से वहां पर युग्म करते हैं, अपना दल की कोई वजूद नहीं है, उससे वो युग्म करते हैं। फिर उसके बाद डुमरियागंज से एक ठाकुर को लेकर के राजपूत को लाने की जुगत करते हैं, ताजा इंपोर्ट। अपनी अस्मिता की पहली बार बखान करते हैं, अपनी अस्मिता का मैं पिछड़ा हूं, और उसके बाद कहते हैं कि आने वाला दशक दलित और पिछड़ों का होगा। मतलब इससे बड़ा जन आधार खोने का मुझे नहीं लगता है कि कोई देवता हो सकता है। कि इसका मतलब आप आधार पाने की जुगत में लगे हुए हैं। प्रकार विवेक जी, वापस वही लौटूंगा नहीं, जिसको आपने स्किप किया जी। क्या बीएसपी को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? बीएसपी के बारे में जो एनालिसिस मैंने दी, उसका आप दूसरा साइड बताइए। नहीं, मैं उसका इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का, जैसे कि उनके लीडरों से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम बहुत साइलेंटली अब की बार चलेंगे, हम जरा सा भी उभर करके अपनी राजनीति को नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही हम उभर करके दिखाते हैं तो जो विपक्ष है वो सब गोलबंद हो जाते हैं मेरे खिलाफ, और इसलिए हम अंडर करंट के रूप में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो गुस्सा है वो सचमुच हम लोग उसको कैप्चर नहीं कर रहे हैं। आइए हम इस आंकड़े को आगे देखें और क्या क्या चीजें हैं। यूपी में किसको कितने वोट मिलेंगे अगर अभी चुनाव होंगे, तो सर्वे के मुताबिक 36% वोट बीजेपी अपना दल गठबंधन को मिलने के आसार हैं। इसके बाद 22% वोट समाजवादी पार्टी को, 18% वोट बीएसपी को, 16% वोट कांग्रेस और अजित सिंह की पार्टी आरएलडी को, और 3% वोट आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है। यूपी में ये वोट सीटों में कैसे तब्दील होंगे? यूपी में 80 सीटें हैं, याद रखिएगा। बीजेपी और अपना दल को 42 में से 50 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके बाद समाजवादी पार्टी को 11 से 17 सीटें, बीएसपी को 10 से 16 सीटें, कांग्रेस और आरएलडी को 4 से 8 सीटें मिलने के आसार हैं। इसके अलावा आप और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। पुष्पेश जी, आप जो देख रहे हैं ये आंकड़ा, उसके आधार पर आप आमतौर पर सहमत हैं, या वही बात है कि यूपी को सर्वे के आधार पर समझ पाना चुनौती भरा था? मैं दूसरे हिस्से से तो सहमत नहीं हूं, मगर इन सर्वे की प्रामाणिकता पर सवाल लगाए बिना मैं कहना चाहूंगा कि मैं इस नतीजे से हतप्रभ हूं, क्योंकि ये अगर नतीजे 10 ये हैं कि 42 से 50 सीटें भाजपा को मिलने वाली हैं, अब वो आप निर्वाचन क्षेत्र गिन लीजिए, वो कौन से मिलने वाले हैं इसका 10% भी मैं अपनी दोनों हाथ की 10 उंगलियां मिला के नहीं गिन पा रहा हूं। पैर की उंगलियों का तो मैंने भी जिक्र ही नहीं किया। तो मगर मुझे अगर वो 10 चेहरे और 10 साफ जीतने वाले लोग नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस के प्रति गुस्सा है, कांग्रेस खारिज हो गई है, मगर मुलायम सिंह जी की पार्टी ने जो तांडव किया है सत्ता में आने के बाद अखिलेश के, उसके खिलाफ जितना गुस्सा है वो जाति आदि से परे है, जो दबंगई वाला चक्कर है। तो और मायावती जी को आप लाख दोष दे दें उनके शासन, और कभी हम भी उनकी रियासत का हिस्सा रहे थे उत्तराखंड में बंटने के पहले, उत्तराखंड का तो इस फंसाने में कहीं जिक्र ही नहीं है, मगर उत्तर प्रदेश में मायावती की प्रशासक की जो छवि थी कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप जायज नाजायज जो भी लगे हों, मगर प्रशासनिक ईमानदारी और कौशल के बारे में संदेह नहीं था। तो मुझे लगता है कि अगर जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश को बांटने की भी कोशिश की जाए, तो क्या वो यदुवंशी नहीं कर रहे हैं, क्या वो ब्राह्मण नहीं कर रहे हैं, क्या वो अल्पसंख्यक नहीं कर रहे हैं? पंडित राहुल गांधी सभी कर रहे हैं। और इस सबका फायदा अगर होगा तो वो भाजपा को होगा, ये पहली मेरी समझ में नहीं आता। तो इसमें एक राहुल जी, अब मैं आपका कमेंट चाहूंगा। ये रेयर दिखता है सर्वे के मुताबिक कि विनर पॉसिबल नंबर 1 पार्टी के पक्ष में दूसरी पार्टी से गैप 10% से ज्यादा 14% तक का हो। यही चौंकाने वाली बात है, इसीलिए नंबर है जिससे पुष्पेश जी कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल हतप्रभ हूं। अगर इतनी जबरदस्त वेव है तो एक तरफ श्रीमती सोनिया गांधी को इमाम बुखारी से मिलने की जरूरत, दूसरे तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी को पिंक रिवॉल्यूशन पर इतना हार्प करने की जरूरत क्यों है? देखिए, पहली बात यह कि इसको इस बार के चुनाव को हमें पिछली बार के अनुभवों के आईने से नहीं देखना चाहिए। मैं समझता हूं एक नया चुनाव है, इस बार बहुत नई चीजें हो रही हैं।
तो उत्तर प्रदेश के जो प्रचलित अपने जातीय समीकरण हैं वो ठीक वैसे ही इस बार नहीं चलेंगे। आपको वो दिख भी रहा है, अगर आप थोड़ा भी बाहर जाएं, लोगों से बात करें, फोन पे भी बात करें तो महसूस होने लगता है। बसपा के मैं पुष्पेश जी से सहमत नहीं हूं। तो और ये जो एक आप मोदी फिनोमेनन कह लें, बीजेपी फिनोमेनन तो नहीं है, मोदी फिनोमेनन ही है, वो केवल उत्तर प्रदेश में ही चलता आपको नहीं दिख रहा है। दूसरी बात कि ये जो जातियों के हम जो समीकरण बिठा रहे हैं उत्तर प्रदेश का पुराना, वो तब है जब हम राज्य के लिए विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसमें ये सब वो चलता है। इस समय सबको, देश का बच्चा भी जानता है, बच्चा वोटर भी जानता है कि इस बार स्टेक्स क्या हैं और मुद्दे क्या हैं। इसलिए आपको दिख रहा है कि वो सारी पुरानी जो हमारी मान्यताएं थी वो इस बार ध्वस्त होती दिख रही हैं, और सर्वेक्षण भी आपको वो दिखा रहा है। अगर हम उसको देखना ही ना चाहें तो बात दूसरी है, लेकिन एक असामान्य, एक अभूतपूर्व और एकदम नई चीज इस समय पूरे देश में हो रही है, कम से कम उत्तर भारत। बिल्कुल, इसीलिए जो बात मैं सबसे सिग्निफिकेंट मान रहा हूं इस सर्वे में, सीटों में नंबर बदल सकते हैं संजय जी, और आप इसको क्वालिफाई करिए कि ऐसा गैप क्या बताता है। 10 से 14% का गैप अगर है, इसके साथ एक सवाल और हमने अलग अलग वक्त पे किए हैं, इनकी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद भी नंबर बदला नहीं है। तो एक सवाल, अगर इतना बड़ा उभार है नरेंद्र मोदी जी का, तो बनारस से लड़ने के बाद नंबर बीजेपी के पक्ष में और इंप्रूव क्यों नहीं हो रहे हैं? और 14% के गैप का मतलब क्या है, क्यों है? देखिए, 14% गैप का मतलब तो साफ हमें सीटों में जो तब्दील होता है वो दिखाई पड़ रहा है। इसका सीधा मतलब यही है कि सबसे बड़ी पार्टी है और जो दूसरे नंबर की पार्टी जो यूपी में होगी उसको बहुत पीछे छोड़ रही है, वोटों के प्रतिशत के आधार पर भी और सीटों के आधार पर भी। जहां तक सवाल है मोदी जी के प्रधानमंत्री पद के घोषणा के बाद भी एक स्टेबल, एक समय के बाद सेचुरेशन आ जाता है। और हमने देखा जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने हमने लगातार सर्वे किए, लगभग सैंपल साइज उतना ही था, लेकिन अलग अलग इलाकों में जाके हमने सर्वे किए और वोटों का प्रतिशत बिल्कुल हमें घटता बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। 1% का मामूली अंतर ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसी के लिए हमें लगता है कि अपने सर्वे पर अगर एक बार हो तो हमें लगता है शायद कहीं चूक हो गई। इसका मतलब ये कि इन सारे सर्वे के दौरान या पिछले कह लें कि 3 महीने में लोगों की राय तमाम राजनीतिक अभियानों के, भाषणों के, सबके क्वेश्चनों के बदली नहीं है। अगर हमने जुलाई से तुलना करें, पिछले साल हमने जुलाई में भी सर्वे किया था, वहां से वो ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ बीजेपी के लिए, और अब जो 3 महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च में लगभग एक जैसे हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, कुछ ही राज्यों में कुछ हमें बदलाव दिखाई पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल जैसे फ्रीज हो गया है। थोड़े से अंतर एसपी और बीएसपी के लिए हुआ है, जो हमें थोड़ा सा आगे निकलता रहा है उत्तर प्रदेश में। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा। जैसे आप ये देखिए कि पिछले इलेक्शन में अभूतपूर्व उत्तर प्रदेश में इसलिए है क्योंकि वो स्प्लिट पॉलिटिक्स में चला गया, ये बात मानते हैं। वो विधानसभा में दूसरी तरह वोट करता है और लोकसभा में दूसरी तरह, लेकिन लोकसभा में उसका जो वोट करने का तरीका है, जरा आप ये देखिए कि कांग्रेस को 18% वोट मिलते हैं और उसको सीट मिलती है 21, बीएसपी को वोट मिलते हैं 27%, मैं 2009 की बात कर रहा हूं, और सीट मिलती है 20। इसका मतलब यह हुआ कि बीएसपी का वोट अगर छितर जाएगा तो उसको सीट में कमी आ जाएगी, और अगर किसी पार्टी का वोट कंसोलिडेट हो जाएगा तो वो सीट ज्यादा ले जाएगी। ये विवेक जी आपने अहम बात उठाई, संजय जी शायद इसको जोड़ना चाहेंगे। मैं ये समझ पाया इस डेटा को देख करके कि चूंकि मायावती की पार्टी लोकलाइज्ड है, तो कम परसेंटेज पे भी सीटें ज्यादा कन्वर्ट हो रही हैं। देखिए, दोनों के वोट शेयर के मुकाबले मुलायम सिंह जी की सीटें कोई बहुत नहीं बढ़ रही हैं और मायावती जी की कोई बहुत नीचे नहीं है, करीब करीब पास हैं, 10 से 16, 11 से 17। वैसा क्यों है? नहीं, इसका उल्टा प्रमाण है, उसका उल्टा असर होगा। बीएसपी के वोट जो हैं वो ज्यादा छितराए में होंगे। कांग्रेस के तो अब कुछ कैंडिडेट जीतते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती। 2009 के चुनाव में भी मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने यूपी में चुनाव जीता, उनके 21 अच्छे उम्मीदवार चुनाव जीते, लेकिन बीएसपी आप देखिए, बीएसपी को 27% वोट। इसलिए मैं संजय जी कह रहा हूं कि हो सकता है बीजेपी का वोट छितर जाए, उसको वोट तो ज्यादा मिले, लेकिन वो सीट में कन्वर्ट हो, ये जरूरी नहीं है। बीजेपी का वोट छितर रहा है, लेकिन वो सीट में कन्वर्ट होगा ये आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन फासला जितना बड़ा है, अगर वो तब होता जब फासला 2-4% का होता,
3-4% लेकिन का होता, संगठन तो होना तब चाहिए। गुंजाइश होती है। मैं संजय ने एक बात शुरू संगठन में वोट कही नहीं थी। देते, वोट मतदाता डालते हैं। नहीं, संगठन वोट अगर नहीं बूथ डालते। स्तर पर देखेंगे तो आप देखेंगे बूथ पर, मैं 2012 की बात कर रहा हूं और मैंने बूथ पर उनके जो है एनालिसिस किया बीजेपी नहीं आप डबल डिजिट में भी नहीं था। आपकी राय बिल्कुल ठीक है कि 2012 14% मार्जिन का 14 मतलब का आपके लिए चुनाव नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अलग ठीक है। है। राहुल जी, संजय, आपकी शुरू में जो आपने एक बात कही थी और मैं उससे सहमत हूं कि बीएसपी की जब बात कर रहे थे आप, कि बीएसपी को अब तक जो बीएसपी का समीकरण था दलित और ब्राह्मण, और उनको सवर्ण वोट भी कई मिलते थे, वो वोट, उसका दलित गैर दलित वोट इस बार खिसक गया है और ये होगा ही होगा, ये आपको साफ और दिख ये रहा मुझे है। नहीं लगता है राहुल कि ये जो आप analysis कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं, दलित वोट भी आप ब्राह्मण कहते हैं वोट ब्राह्मण तो अभी भी कभी पड़ा ही BSP नहीं वोट उनको। देंगे। नहीं, ब्राह्मण वोट तो पड़ा ही नहीं। अगर ब्राह्मण राहुल जी, वोट हमारे पड़ा सर्वे होता, के हिसाब तो से, मुझको लगता है और कि जब वो ज्यादा चुनाव जीत मायावती गए। हारी, दलित वोट उस समय से ही खिसकना शुरू हुआ और हमारा सर्वे अनुमान बता रहा है। नहीं देखिए, हम दलित फिर वोट से उनका क्वालिफायर खिसक लगा गया दें है। विवेक जी, आपकी गैर दलित वोट तो खिसका ही है, दलित वोट भी तकरीर बिल्कुल सही है। हम ये कहते हैं देखिए हमारे सर्वे सही हो सकते हैं, नहीं, मैं सर्वे गलत हो गलत भी हो सकते हैं, एक नंबर लेकर के हम लोग पॉसिबल सिनेरियो को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर नहीं, रहे मैं हैं सर्वे और उसमें पर आपके बिल्कुल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट है। कतई सर्वे पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल। केवल ये कह रहा आइए। हूं कि उत्तर प्रदेश थोड़ा डिफरेंटली वोट करने लगा है। आप फैजाबाद से जी। फर्रुखाबाद तक जब चलेंगे तो कंसोलिडेशन इसीलिए इस इलाकाई इसलिए वहां पर ये इलाकाई फर्क क्या है ये देखने के लिए चलते हैं। यूपी की क्षेत्रवार तस्वीर क्या कहती है। हम मानते हैं कि यूपी एक नहीं है, अभी भी 5 माइंडसेट वहां चलते हैं। सर्वे के मुताबिक पश्चिमी यूपी में बीजेपी को वोट बंटवारे का फायदा मिलने की उम्मीद है। रुहेलखंड में एसपी और बीएसपी में कांटे की टक्कर है। अवध में बीजेपी आगे है जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। वहां दोआब में बीजेपी को बढ़त है और एसपी दूसरे नंबर पर है। बुंदेलखंड में बीजेपी और एसपी में कड़ा मुकाबला है जबकि पूर्वांचल में बीजेपी आगे है और बीएसपी और एसपी दूसरी पोजीशन के लिए बहुत सख्त मुकाबले में है। तो जो बात मैं शुरू में कह रहा था विनोद जी कि क्षेत्रवार देखें तो सब जगह मेन कंटेंशन में 2 पार्टियां हैं। संजय जी, ये इंटरप्रिटेशन तो सही है? अगर आप मेरा सवाल ये है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं जो संजय ने अभी पूछा। नारा था अब की बार, यह है अभी तक नारा भाई, अब की बार मोदी सरकार। फिर राजनाथ सिंह जी ने कुछ आधे घंटे के लिए लगाया कि अब की बार भाजपा सरकार। उत्तर प्रदेश में आपको क्या होता दिख रहा है? ये लहर है अब की बार मोदी सरकार की वजह से या पार्टी की जीत आपको लग रही है, अगर आपका सर्वे सही साबित होता है? देखिए, हमने उत्तर प्रदेश को 6 हिस्सों में बांट के देखा और 6 हिस्सों में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इलाके में नंबर 1 पे, एक इलाके को छोड़ करके जो रुहेलखंड का इलाका है जहां एसपी सबसे आगे है, बाकी 5 इलाकों में अलग अलग पार्टियों के बीच मुकाबला है, लेकिन सबका मुकाबला भाजपा के साथ है। भाजपा नंबर 1 पे है और बाकी पार्टियां उनका मुकाबला कर रही वजह हैं। क्या है? इसकी बड़ी वजह मोदी लहर है या कुछ और? नहीं, इसकी वजह स्टैटिशियन के बजाय हम लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट से काफी पूछेंगे। हद तक, फिलहाल काफी हद तक एक आंकड़ा यूपी और में- देखते हैं हमारे काफी हद सामने। तक यूपी में मोदी की जी, लहर। यूपी में शहर गांव का मिजाज कैसा है? सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 38% ग्रामीण वोट और 30% शहरी वोट मिलने का अनुमान है। विवेक जी इस पर जोर से रिएक्ट करेंगे। एसपी को 22% ग्रामीण वोट और 23% शहरी वोट मिलेंगे। बीएसपी की बात करें तो उसे 20% ग्रामीण वोट और 11% शहरी वोट मिलने की संभावना है। कांग्रेस के खाते में 14% ग्रामीण वोट और 23% शहरी वोट जाने का अनुमान है। यूपी में किसको कितना समर्थन है? सर्वे के मुताबिक 58% उच्च जातियां बीजेपी के पक्ष में हैं, नो सरप्राइजेस। 55% यादव समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं, 48% अन्य ओबीसी बीजेपी के पक्ष में हैं, 60% जाटव बीएसपी के पक्ष में हैं। मुस्लिम वोटर की बात करें तो 11% मुसलमान बीजेपी के पक्ष में हैं, 34% मुस्लिम समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं, 23% मुस्लिम बीएसपी के पक्ष में हैं और 21% मुस्लिम कांग्रेस के पक्ष में हैं। ये बहुत ही विवाद पैदा करने वाले आंकड़े हैं। आप लोगों की राय लेने के पहले जमीन से जो देखते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, यानी लखनऊ में मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी शरद प्रधान के पास चलेंगे। शरद, आपने हमारी चर्चा थोड़ी सुनी होगी। आपके पहले ओपनिंग शॉट के तौर पर 3 बुलेट पॉइंट लेना चाहता हूं। इन आंकड़ों को आप बाय इन है आपका या आपको लगता है कि आप असहमत हैं इससे? नहीं, देखिए, बाय एंड लार्ज कुछ चीजों से तो मैं सहमत हूं। मुझे एक चीज से बड़ा ताज्जुब हो रहा है सुनकर के, जो 11% मुस्लिम वोट बीजेपी की तरफ दिखा रहे हैं। मुझे इसमें मुमकिन है कि 2-3% वोट मुस्लिम्स का मिल जाए बीजेपी को, उससे अधिक मिलना नामुमकिन है। मैंने कई जगह, मुख्तलिफ जगहों पे मैं गया हूं और कहीं पे भी ये टेंडेंसी जरा सी भी नहीं है। ये हो सकता है कि अगले इलेक्शन में सिनेरियो बदले, लेकिन फिलहाल बिल्कुल नहीं है। तो वो वोट किधर जाएगा, ये सोचने की बात है।
और ये बात आपकी वजह बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट ज्यादा तादाद में फिर से मिलेगा। हालांकि मुजफ्फरनगर राइट्स की वजह से बहुत ज्यादा नाराजगी थी, लेकिन हाल में थोड़ा सा फर्क आया है। कुछ लगता है उन्होंने ग्राउंड गेन किया है। जहां तक मुस्लिम का सवाल है, वो मुस्लिम वोट बड़ा डिटर्मिनिंग फैक्टर है बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। याद रखिए, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां पे कि कम्युनल फैक्टर्स बहुत प्रोनाउंस्ड हैं, वहां पे पोलराइजेशन हो रहा है। जबकि ये सही है कि नरेंद्र मोदी पोलराइजेशन वाली कोई बात नहीं कर रहे, कोई कम्युनल इशू रेज नहीं करते हैं, हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो इनहेरेंट है। और वही चीज लेकिन समाजवादी पार्टी बाकायदा ये पॉइंट आउट कर रही है कि वही मसीहा है मुसलमानों की। जी शरद प्रधान, मैं विनोद दुआ बोल रहा हूं, आपसे एक सवाल पूछना है। इस सर्वे के मुताबिक 42 से 50 सीटें, इस सर्वे के मुताबिक 42 से 50 सीटें बीजेपी और अपना दल को मिलेंगी। ग्राउंड रियलिटी क्या है वहां की? हाँ, नहीं देखिए, जहां मैं गया हूं और ये हवा जो है, मेरा ये कहना है, थोड़ा सा मेरा फर्क है कि बीजेपी के बजाय ये वेव जो चल रही है वो मोदी के नाम की चल रही है। ये बहुत सालों बाद ये देखने को मिल रहा है। जब किसी जमाने में इंदिरा गांधी के नाम पे कांग्रेस को वोट पड़ता था, वो स्थिति आ रही है। कोई और लीडर ऑलमोस्ट मीनिंगलेस हो गया है सिवाय नरेंद्र मोदी के। आप गांव-गांव में जाइए जहां पे कि मोदी को लोगों ने देखा नहीं है, सुना नहीं है, उनके पास टीवी को एक्सेस नहीं है, उनसे पूछिए तो बोलते हैं कि सब मोदी को वोट डालेंगे। क्यों डालेंगे? वो अच्छा आदमी है, लोग कह रहे हैं। कोई एक जना अखबार पढ़ता है, 10 जनों को बताता है। या कई जगह ऐसा भी है, ईस्टर्न यूपी का बहुत लेबर गुजरात में काम करता है, वो आकर के बता रहे। मैं कल मैं आजमगढ़ में था, बनारस में था, और इन जगहों पे कुछ गांव में गया जहां बोले साहब वो हमारे यहाँ फला गुजरात से आया, तो बोलता है बड़ा अच्छा है वहां पे। बिल्कुल, अभी तो आप इस तरीके का एक मैसेज इतना स्प्रेड हो गया है। जी, आप बिल्कुल इसको, अच्छा, उसके फैक्टर देखिए विनोद जी। शरद जी माफ करिएगा, शरद जी माफ करिएगा, इस चर्चा को आपके साथ जारी रखेंगे। फिलहाल मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। इस खास पेशकश, अगर अभी चुनाव हो तो मैं ब्रेक लेने के बाद हम आगे बात करेंगे। यूपी में प्रधानमंत्री के पद के तौर पर पहली पसंदगी किसकी है? मुजफ्फरनगर दंगों पर मुसलमानों का रुख क्या है? छोटा सा ब्रेक। IBN 7 पर फिर एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अगर अभी चुनाव हो तो। हम बात कर रहे हैं आज उत्तर प्रदेश की। कौन बने प्रधानमंत्री? यूपी के सर्वे में शामिल लोगों की राय के मुताबिक 34% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी है, 12% लोगों की पसंद राहुल गांधी हैं, 11% लोगों की पसंद मायावती, 10% मुलायम सिंह और 2% लोगों की पसंद अरविंद केजरीवाल हैं, जबकि 21% लोगों की कोई राय नहीं है। यूपी में मोदी कितने लोकप्रिय हैं? सर्वे के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश और दोआब में 38% लोग नरेंद्र मोदी को पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। पश्चिमी यूपी में 34%, अवध में 33%, उत्तर पूर्वी यूपी में 31%, रुहेलखंड और बुंदेलखंड में 27% लोग मोदी को बतौर पीएम देखना चाहते हैं। पुष्पेश जी, एक बात, इसके पहले हारती हुई पार्टी भी जब इनकम्बेंट पार्टी होती थी और प्रधानमंत्री का सवाल पूछा जाता था तो मौजूदा प्रधानमंत्री ही सबसे पॉपुलर दिखता था। जितने सर्वे, जितने चुनाव एनालिसिस हम लोगों ने किए हैं, यह संभवतः पहली बार है कि एक ठीक ठाक परसेंटेज के साथ एक शख्स पूरे देश में पहली पसंद का उम्मीदवार है। इसको एक थीम देश की मानी जाए या नहीं मानी जाए? निश्चित रूप से, और उसका कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जो मौजूदा प्रधानमंत्री है वो अपने 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री किसी की नजर में रहा ही नहीं, इसलिए वो इनकम्बेंसी के उस पिक्चर से ही गायब है। बिल्कुल। राहुल जी, दूसरा सवाल, बाकी जगह 45% तक की भी लोकप्रियता मिली है, और अगर ऐसी लहर है तो यूपी में 38 से 33% का रेंज क्यों है? क्योंकि अभी हम लोग इतनी देर से बात कर ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे जटिल, सबसे बड़ा और सबसे जटिल और सबसे, मैं कहूंगा कि बिखरी हुई राजनीति वाला और उलझे हुआ रहा है। आज से नहीं, हमेशा से रहा है। हम सब जानते भी हैं उसको। वहां पर 4 कोणीय मुकाबले होते रहे हैं। अब इस बार 5 या 4.5 उसको कहें, कुछ भी कह लें, तो वहां पर कभी भी पहली बार की 2 ध्रुवीय राजनीति रही नहीं है जैसी बहुत से अधिकांश प्रदेशों में पाती है। इसलिए वहां पे आपको वो ध्रुवीकरण प्रधानमंत्री पद की पसंद के रूप में भी वो दिखता है। यहाँ पे बहुध्रुवीय रही है, इसलिए पसंद भी बहुध्रुवीय आपको दिख रही है। और
उस 45 से कम। यूपी की चर्चा करते हैं तो मुजफ्फरनगर एक तरह का टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है। वहां के दंगों के बाद राज्य सरकार का रवैया कैसा था? सर्वे में शामिल लोगों से जब पूछा गया तो 37% यूपी सरकार के रवैये से संतुष्ट दिखे, जबकि 50% नाखुश। मुस्लिम वोटरों की बात करें तो 45% मुस्लिम यूपी सरकार से संतुष्ट हैं, जबकि 39% मुसलमान संतुष्ट नहीं हैं। मुजफ्फरनगर के बाद एक माहौल ऐसा बना था, संजय कुमार जी आपसे यह सवाल लूंगा कि इसका नुकसान राज्य सरकार को हुआ है, मैनेज नहीं कर पाए, बदनामी हुई, लगा कि शामिल हैं, करवाया है, तरह तरह की बातें हुई। उसके बाद कोई भयानक नाराजगी अखिलेश सरकार के खिलाफ नहीं है। जिम्मेदार तो मानते हैं दंगों के लिए इसी आंकड़ों से, लेकिन भयानक नाराजगी भी नहीं है। ये दोनों डेटा रिकंसाइल कैसे करें? अगर हम देखें कि इसका असर क्या हो रहा है, वोटों पर देखें, नाराजगी है, लेकिन क्योंकि विकल्प का सवाल है। अभी वो सरकार में है और अगर आपने बहुत नाराजगी दिखाई तो उसका अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव नहीं हो रहे हैं और उनकी सरकार नहीं बदल जाएगी। तो कुल मिलाकर के उनको लगता है कि इस पार्टी के साथ रहने में उनकी भलाई है। भले ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि वायबिलिटी फैक्टर वर्क कर रहा है, उनको लगता है इस पार्टी के साथ अभी रहने में इसलिए ये दंगे की ये दो धारी तलवार थी। इससे यह हुआ मुजफ्फरनगर के दंगों से कि इसने पीछे के 27 दंगे थे उस पर पानी डाल दिया और लोगों को वो कहीं ना कहीं भुला दिया, क्योंकि ये दंगा इतना बड़ा था कि लोग केवल इसी की बात कर रहे हैं। और आज हम उन 27 दंगों को, जिसको मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने सदन के पटल पर जो है उसको एक्सेप्ट किया कि इतने दंगे हुए हैं, हम उनको भूल गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसने उस बात को भी जो है ध्यान रखना चाहिए। ये बिल्कुल नेट समरी अगर निकाली जाए विनोद जी यूपी के इन नंबरों के बाद, यूपी में अगर ये नंबर सही नहीं निकले तो नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने का सपना शायद पूरा न हो। देखिए, सर्वे में इन्होंने 42 से 50 सीटें दी हैं, 42 से 50 सीटें दी हैं। सर्वे ही में 34% लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। सर्वे ही में 11% मुसलमान जो हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी। अब 34% वोट से जो पॉपुलैरिटी है नरेंद्र मोदी की, 50 सीटें अगर मिलती हैं तो वो कैसे मिलती हैं? ठीक है, क्योंकि तब रास्ता यूपी से ही होगा दिल्ली आने का। बिल्कुल। अगर 50 शरद प्रधान, आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपने मुस्लिम वोटों का जिक्र किया था, एक संदर्भ दे दूं। गुजरात में 15% सर्वे के मुताबिक 15% मुसलमान, बिहार में 22%, यूपी में 11%, दिल्ली राजस्थान जैसे में हार्डली 5 या 8% मुसलमान बीजेपी को वोट देने का अपना मंशा बता रहे हैं। सर्वे में ये लोग मिरर करते हैं सीएसडीएस वाले कि जो वोट का आधार है, जिस अनुपात में आबादी है उसी आधार में इसको चुने। चूंकि ये बहुत विवादास्पद विषय है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको यह संभव लगता है कि 10 से 20% का वोट कुछ पॉकेट्स में बीजेपी की तरफ मुसलमान का शायद आ जाए, या आप इसको टोटली रूल आउट करते हैं? नहीं, मैं तो इसको रूल आउट करता हूं। इतनी तादाद में नहीं जा सकता। मैंने जैसा पहले कहा, बहुत से ज्यादा चला जाएगा, कहीं तो 4-5%। ये हो सकता है कुछ मिसलीडिंग वो है लोगों का जो लोगों ने एक्सप्रेस करा है, क्योंकि कहीं ये दिखता नहीं है ग्राउंड पे। जिससे भी बात करिए, मैं बात कर रहा हूं पढ़े लिखा मुसलमान ही ड्रिफ्ट कर सकता है टुवर्ड्स बीजेपी। उनमें ऐसा तबका नहीं है। ये लोग सोचने को तैयार है कि मोदी अगर बदलते हैं तो शायद हमें उनसे कोई उनके खिलाफ कुछ एतराज ना रहे, लेकिन वो नेक्स्ट इलेक्शन में हो सकता है। आज की डेट में वो वोट डालने को कोई तैयार नहीं है जी। ये इंटरप्रिटेशन, और क्योंकि मुस्लिम वोट बड़ी परसेंटेज में है यूपी में, और उसी के जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और इवन मायावती, तीनों पार्टीज लगी हुई हैं किसी तरीके से उनको खींचने में। अब आप फॉर इंस्टेंस देखिए वाराणसी में जहां केजरीवाल आए हैं, क्योंकि कांग्रेस में कोई किसी पार्टी का कोई स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं है, तो मुस्लिम बड़ी तादाद में केजरीवाल की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं जी। लेकिन वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि केजरीवाल स्वयं है वहां। आम आदमी पार्टी अगर पुराने अपने शबाब पे होती तो शायद ये सिचुएशन फर्क होती। बिल्कुल। यहां पर विवेक ने एक बात उठाई जिस पर मैं एक कमेंट, छोटा कमेंट चाहूंगा। वो ये, इनका कहना है कि लहर, या आप लोग जो बता रहे हैं पहले नंबर पर है भी सर्वे के मुताबिक, तो चूंकि संगठनात्मक ढांचा मौजूद नहीं दिखता यूपी में बीजेपी के पक्ष में उस प्रकार से, इसलिए इनको लगता है कि कुछ और परिणाम हो सकते हैं। आप राहुल देव ये बताइए कि क्या वास्तव में दिल्ली और महाराष्ट्र के उदाहरणों के आधार पर यह कंक्लूजन निकालना बहुत गलत होगा कि यूपी में बीजेपी कोई बहुत मजबूत कैडर के साथ लगी हुई हो, मोटिवेटेड वॉलंटियर्स लगे हुए हों, ऐसा है या नहीं?
शुरुआत में ये स्थिति थी, संगठन बहुत बिखरा हुआ था उनका, बड़े नेताओं में आपस में बहुत मारकाट थी, बहुत भीतरघात था। लेकिन अमित शाह, जो मुझे पता चला है, अमित शाह के जाने के बाद से उन्होंने काफी बूथ के स्तर तक जाकर समितियां बनाई हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ा है, और ऐसा लगता है कि वो स्थानीय नेताओं की आपसी जो राजनीति खींचतान थी उसको भी एक हद तक काबू करने में कामयाब रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब काडर और टीम बन गई है। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता ने कहा कि अमित शाह एक इमोशनलेस कंप्यूटर है। फिलहाल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद बताएंगे राजस्थान के नतीजे, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं।